हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर शॉर्ट सीरीज के अगले टॉपिक की, दैट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपको मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझाऊंगी ही। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए, वो तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में हम आईएसएलएम को भी इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, आईएसएलएम मॉडल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को साथ में जोड़कर हम आईएसएलएम मॉडल भी समझेंगे एंड इफेक्टिवनेस भी समझेंगे कि आईएसएलएम की शेप किस तरह होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, किस तरह होगी तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी। इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो अगर हो सका तो मैं आपको मुंडल फ्लेमिंग मॉडल जो है, जिसमें हम बेसिकली वही आईएसएलएम मॉडल मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की ही बात करते हैं, उसके बारे में भी ब्रीफ में चीजें समझा दूंगी जो आपके एग्जाम के से रिलेटेड टू द पॉइंट चीजें हैं। ठीक है जी। अगर आप मेरा पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा डिटेल में मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं और अपना अगला यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स मिलता है जी। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको दोनों पेपर मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी दे रखा है। वहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती है शाम को 5 बजे। ठीक है, सिमर 10 मेरा कोड है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेलीग्राम चैनल। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। एक बार अगर आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो ये जो चीजें आज हम पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या आईएसएलएम मॉडल, ये आपको चीजें दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एंड गेस की आपको भूलेंगी भी नहीं। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग बट क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी में पैसे को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स आरबीआई यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑप्ट करता है, उसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के मेजर्स आते हैं क्रेडिट को या यू कैन से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। पहला आता है क्वांटिटेटिव और दूसरा आता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपका आता है बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं अब आपको करवाऊंगी। इसके अलावा पॉलिसी रेट्स पर मेरी अलग से क्लास है इसी चैनल पर, उसमें मैंने आपको सारे ए टू जेड पॉलिसी रेट समझाए हुए हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एलएएफ, एमसीएलआर एक्सेट्रा, उसके लिए आप मेरी पॉलिसी रेट्स वाली क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट्स हैं वही समझाने वाली। सो दैट इज एसएलआर एंड सीआरआर। और इसके बाद हम बात करेंगे आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आता है बैंक रेट। असल में बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लैंड करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। यू कैन से इस रेट पर कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा ये जो बैंक रेट वाला लोन होता है ना, ये लॉन्ग टर्म में लोन लिया जाता है और इसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटीज नहीं दी जाती। यानी कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेने के लिए उसको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटीज नहीं देता, विदाउट सिक्योरिटीज लोन लेता है। बट जो रिपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म लोन आएगा। इस रिपो रेट पर अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है तो उसको बदले में सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी। यानी कि हर बार जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेगा तो उसको बदले में सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी, उसके बदले में ही सेंट्रल बैंक उसको लोन दे पाएगा। बट बैंक रेट में ये चीज विदाउट सिक्योरिटीज होती है। इसी तरह रिवर्स रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट में जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। यानी कि इन दोनों रेट्स में तो हमने अभी तक पढ़ा था ना कि दिस इज अ कमर्शियल बैंक एंड दिस इज अ आरबीआई, दिस इज अ आरबीआई। तो इन दोनों में तो हमने पढ़ा था आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है ना। बट जो रिवर्स रिपो रेट है इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि इस पर जो हमारा आरबीआई होता है वो पैसे लेता है कमर्शियल बैंक से अपनी शॉर्ट टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आरबीआई के पास लिक्विडिटी की कमी आ गई, लिक्विडिटी कम है तो उसको लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से पैसे ले लेगा। या अगर आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है मेरे पास, मुझे अपनी लिक्विडिटी को कम करना है, तो वो आरबीआई को लैंड करेगा।
ठीक है। और अगर लगता है मेरे पास सिक्योरिटी कम है तो वो आरबीआई से लोन लेगा, बोरो करेगा, ठीक है। और जो भी लोन रिवर्स रेट या रिवर्स रिपो रेट या रिवर्स रिपो रेट के तहत दिए जाते हैं, याद रखिए इनमें सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि रिवर्स रिपो रेट के तहत भी अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो बदले में आरबीआई को कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी। समझ गए। एसएलआर क्या है? दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। लिक्विडिटी रेट ध्यान से समझिएगा, ये वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट अपने पास एज ए रिजर्व करके रखते हैं, जिसका वो लोगों को लोन नहीं देते। मान लीजिए एसएलआर आपका 18% है, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा है उसका 18% वो अपने पास रिजर्व करके रखेंगे, जिसका वो किसी को भी लोन नहीं देंगे। जरूरत के टाइम पर ये एसएलआर वाले डिपॉजिट जो है गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है, कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकती है, ठीक है। सो जो सीआरआर होता है ना, सीआरआर वो अमाउंट होता है या वो रेशियो होती है जो पर्टिकुलर अमाउंट कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है। मान लीजिए सीआरआर 4% है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट्स का 4% देगा सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक को जमा करवाएगा, जिसका वो लोन नहीं दे पाएगा लोगों को। तो कैश रिजर्व रेशियो मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया हुआ है, सी से याद रख लो सेंट्रल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक जो अपने टोटल डिपॉजिट्स का पार्ट सेंट्रल बैंक को देते हैं वो सीआरआर है। एस से याद रख लो सेल्फ, यानी कि कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट्स का जो परसेंटेज अपने पास रखते हैं दैट इज एसएलआर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारे रेट्स करवाए हुए हैं, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमसीएलआर बेस रेट, या अपना एसडीएफ जो भी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आया, ये सारे करवाए हुए। ये सारे रेट्स जानने के लिए अपनी पॉलिसी रेट्स वाली क्लास देखिएगा प्लीज, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये सारे रेट्स डिटेल में समझाए हुए हैं। फिर बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ध्यान से ना इन सभी चीजों को समझिए। देखिए जब भी ये सारे रेट्स बढ़ते हैं ना, चाहे बैंक रेट है, रिपो रेट है, कोई भी, ये सारे रेट्स जब बढ़ते हैं ना तो इकोनॉमी में प्राइजेस कम होते हैं। यानी कि जब भी अपना आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में प्राइजेस कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, तो आरबीआई क्या करता है, इन रेट्स को बढ़ा देता है। सिंपल सी बात है जी, अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स बढ़े हुए रेट पर सेंट्रल बैंक से ज्यादा लोन नहीं लेंगे, जिस कारण कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम होगी तो वो आगे लोगों को लोन कम देंगे। लोगों को लोन कम देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, एज ए रिजल्ट प्राइजेस डाउन जाएंगे, है ना। इसी तरह ये सारे रेट्स जब कम होंगे तो इकोनॉमी में प्राइजेस बढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये सारे रेट्स का मनी सप्लाई से या इन्फ्लेशन से जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब यहां से समझिए, देखिए ध्यान से इस बात को समझिए। जब आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो या प्राइसेस कम हो तो आरबीआई क्या करेगा, इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस को या सिक्योरिटीज को बेचेगा, मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। सेल क्यों करेगा भाई? देखिए जब आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया या अपना बॉन्ड्स हो गए, है ना, इन सब चीजों को जब आरबीआई ओपन मार्केट में बेचेगा, सेल करेगा, तो बेचने से क्या हो रहा है कि सिक्योरिटीज तो लोगों के पास जा रही हैं और बदले में लोग जब आरबीआई से खरीद रहे हैं तो पैसा लोगों के हाथ से आरबीआई के पास आ रहा है। एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपने मेरे से कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो मैंने आपको वो प्रोडक्ट दे दिया और आपने उसके बदले में मुझे पैसे दे दिए, यानी कि आपके हाथ से पैसा मेरे हाथ में आ गया, है ना। इसी तरह से आरबीआई जब इन सिक्योरिटीज को सेल करता है, बेचता है, तो ये सिक्योरिटी जो है, ये बॉन्ड जो है, ये ट्रेजरी बिल जो है, वो तो पब्लिक के हाथ में चला जाता है, पर जो पैसा है वो पब्लिक के हाथ से आरबीआई के हाथ में आ जाता है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाता है। लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, वो लोग डिमांड कम करेंगे, एज ए रिजल्ट प्राइजेस कम होंगे। तो आरबीआई प्राइजेस को कम करने के लिए इन सिक्योरिटीज को सेल करता है, बेचता है, एंड वाइस वर्सा। जब आरबीआई को प्राइजेस को बढ़ाना है तो वो इन सिक्योरिटीज को खरीदेगा, बाय करेगा। जब आरबीआई बाय करेगा लोगों से तो यानी कि आरबीआई लोगों को पैसा देगा, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, प्राइजेस बढ़ेंगे। समझ गए ये ओएमओज वाला फंडा? चलो अब आपके ये क्वांटिटेटिव वाले हो गए इंस्ट्रूमेंट्स। अब आते हैं हम
क्वालिटेटिव वाले इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो क्वालिटेटिव वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आपका सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली ये जो क्वालिटेटिव वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये ज्यादातर यूज होते हैं इन्फ्लेशन के केस में, यानी कि जब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कम करना होता है, प्राइजेस को कम करना होता है, तभी आरबीआई इन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। ठीक है, इनमें सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन्स। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन्स क्या होता है? देखिए, लोन, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उसमें हमें कुछ मॉर्टगेज में कोई चीज रखनी पड़ती है, इनके कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस द अमाउंट ऑफ लोन ऑफर। जैसे मान लीजिए कि मुझे बैंक, कमर्शियल बैंक से 10 लाख का लोन लेने जाना है, तो वो बैंक मुझे कहेगा कि ठीक है भाई, आप ऐसा करिए, अपना 15 लाख का घर गिरवी रख दीजिए, तो मैं आपको 10 लाख का लोन दे दूंगा। सो द डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ मोर्टगेजिंग, यानी कि मैंने 15 लाख का घर मोर्टगेज पे रख दिया, गिरवी रख दिया, और 10 लाख का मुझे लोन मिला, इनका डिफरेंस हुआ 5 लाख का। तो ये 5 लाख क्या हुए? मार्जिन रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, तो ये जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना, तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी है ना, तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। जब लोग लोन लेना कम करेंगे तो एज ए रिजल्ट पैसे कम होंगे हाथ में, तो प्राइजेस कम होंगे। ठीक है, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाया जाता है इकोनॉमी में प्राइजेस को कम करने के लिए। समझ गए? इसी तरह एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि क्रेडिट्स पर कुछ कोटाज या क्रेडिट्स पर कुछ लिमिट्स फिक्स कर देनी, सिर्फ कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स ही रखने जिनको इजीली क्रेडिट दिया जाए, बाकी सेक्टर्स को क्रेडिट देने में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस यूज करनी, हर किसी को आराम से क्रेडिट का ना देना, है ना, कोटाज रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी कि कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स ही हैं, चलो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट की जरूरत है तो दे दो, बट कोई और सेक्टर अगर क्रेडिट लेने या कर्जा लेने आता है तो नहीं देना, मतलब लिमिट्स फिक्स कर देनी क्रेडिट्स पर। तो इससे क्या होगा? क्रेडिट की राशनिंग करने से लोगों के पास लोन कम होगा, तो बिजली सी बात है प्राइजेस कम होंगे। इसी तरह यहाँ पे आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में होता है कि जो आरबीआई है ना, वो कमर्शियल बैंक्स पर अपना थोड़ा दबदबा रखने की कोशिश करता है। वो एक रिक्वेस्ट या यू कैन से पीरियोडिकल्स भेजता रहता है कमर्शियल बैंक को कि जो कमर्शियल बैंक है वो उसको फॉलो करें, यानी कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आरबीआई के, कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करें। वो एक पोलाइट अपील करता है कमर्शियल बैंक्स के मोरल सुएशन के अंदर कि सभी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के द्वारा सुजेस्ट किए गए रेट्स वगैरह को मानना चाहिए। ठीक है, तो जब ये मोरल सुएशन वाला इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता तो फिर यहाँ पे आता है डायरेक्ट एक्शन। अब यहाँ पे आरबीआई डायरेक्शन इश्यूज कर देता है कमर्शियल बैंक्स को भी, आपको ये चीज माननी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन जो है थोड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन चला जाता है। मोरल सुएशन में पोलाइटली समझा रहा था आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, डायरेक्ट एक्शन में थोड़ा सा अब उसका टोन जो है वो रूडनेस की तरफ चला जाता है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, है ना। तो वो चीज़ है। तो ये सारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी। बेसिकली ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ही यूज करता है, यानी कि प्राइजेस को कम करने के लिए ही यूज करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपका आता है डियर मनी एंड चीप मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी जो है ये इन्फ्लेशन के दौरान बरती जाती है, यूज की जाती है, और जो चीप मनी पॉलिसी है ये डिफ्लेशन के टाइम पे यूज की जाती है, यानी कि जब इकोनॉमी में ऑलरेडी प्राइजेस बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है ना, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट को प्राइजेस को कम करने हैं, तो प्राइजेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट बैंक रेट बढ़ा देगा, रिपो रेट बढ़ा देगा, ये सारे रेट्स बढ़ जाते हैं जिसके कारण इकोनॉमी में प्राइजेस कम हो जाते हैं। दिस पॉलिसी इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी, जो इन्फ्लेशन के टाइम पर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए लगाई जाती है। दूसरी है चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी जो है ये डिफ्लेशन के टाइम पर, जब प्राइजेस कम होते हैं उस टाइम पर लगाई जाती है प्राइजेस को बढ़ाने के लिए। तो इसके अंतर्गत ये जो सारे रेट्स है ना ये कम कर दिए जाते हैं। एज यू नो, रेट्स को कम करने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफ्लेशन के टाइम पर प्राइजेस बढ़ाने के लिए चीप मनी पॉलिसी लगाई जाती है एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी।
अगर आपको ये जो रेट्स हमने किए थे उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए ना, तो यहाँ पे बता दूं, बैंक रेट सबसे बड़ा होता है, इसके बाद रिपो रेट आता है, रिपो रेट के बाद रिवर्स रिपो रेट आता है, तो SLR बड़ा रहता है CRR से। मैंने ये सारे रेट्स टाइम टू टाइम देखने के लिए आपको एक वेबसाइट बताई थी, उसका जिक्र मैंने पॉलिसी रेट्स वाली क्लास में किया था, तो आप प्लीज वो पॉलिसी रेट्स वाली क्लास जरूर देखिएगा, उससे आपको ये पॉलिसी रेट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फिस्कल पॉलिसी की तरफ। So fiscal policy is nothing but it is revenue and expenditure policy of government. रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू, उसके इनकम, एक्सपेंडिचर उसके खर्चे की पॉलिसी जो है दैट इज फिस्कल पॉलिसी। इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? देखिए, फिस्कल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट का खर्चा यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। दूसरा इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है टैक्सेस। तीसरा इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट, ये तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके फिस्कल पॉलिसी के। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट, यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, डियर मनी पॉलिसी एंड चीप मनी पॉलिसी, ये जो आपकी चीप मनी पॉलिसी होती है, पॉलिसी होती है ना जो प्राइजेस को बढ़ाने के लिए लगती है, इसको हम एक्सपेंशनरी भी बोलते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसी जो प्राइजेस को बढ़ाने के लिए लगाई जाए। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो रेट्स हैं सारे ये कम कर दिए जाते हैं, जिस कारण प्राइजेस बढ़ जाते हैं। और ये जो डेयर मनी पॉलिसी है इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी यानी कि जो इकोनॉमी में प्राइजेस को कम करने के लिए लगाई जाती है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी लगती है, रेट्स वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, जिस कारण इकोनॉमी में जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जो इकोनॉमी में प्राइजेस को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, और इसी तरह से हमारी एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जो इकोनॉमी में प्राइजेस को कम करने के लिए लगाई जाती है। So when the government want to increase the prices in the economy, he will use expansionary fiscal policy। जैसे कि expansionary fiscal policy के तहत पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाता है और टैक्सेस को कम कर दिया जाता है। अब सिंपल सी बात है, इफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ाती है ना तो उससे क्या होगा, सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट लोगों को ज़्यादा देगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एजुकेशन, ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, सहूलतें ज़्यादा मिलेंगी, जिससे क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनकी बचत हो रही है, अपना पैसा बच रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही है, गवर्नमेंट खर्चा पे कर रही है, हमारी बचत हो रही है, हमारे पास हमारा परचेजिंग पावर बढ़ रहा है ना, तो उससे क्या होगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, एज अ रिजल्ट प्राइजेस बढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा टैक्सेस कम, अगर मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा तो बिजली सी बात है मेरी रियल इनकम बढ़ेगी ना, मैं ज्यादा परचेज कर सकती हूँ। अगर मुझे टैक्सेस कम देना पड़ेगा यानी कि मैं डिमांड ज्यादा कर सकती हूँ, जिससे डिमांड जब भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस का बढ़ना लाजमी है। ठीक है, ये चीज। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाता है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम और टैक्सेस को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आ गई। तो यू कैन से कि जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है ना, इसमें आपका डेफिसिट बजट का टूल लगता है। डेफिसिट बजट का मतलब होता है जब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो पब्लिक रेवेन्यू से। पब्लिक रेवेन्यू टैक्सेस ज्यादा है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, इट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट टूल। ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में लगेगा। इसी तरह एक्सपेंशनरी पॉलिसी में लगेगा सरप्लस बजट का टूल, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मोर देन पब्लिक रेवेन्यू। समझ गए बात को? ठीक है जी। इसके अलावा आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक होता है, उस इफेक्ट के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्टली क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अगर तो मैं कहूं कि गवर्नमेंट के खर्चे के बढ़ने के कारण, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण प्राइवेट एक्सपेंडिचर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट।
ठीक है, यू कैन से कि जब गवर्नमेंट अपने अपने खर्चे को बढ़ाया, गवर्नमेंट के खर्चे के बढ़ने से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो प्राइवेट इंटरप्रीनियर्स थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो दैट इज कॉल्ड, और इन्वेस्टमेंट कम कर दी, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट, यानी कि क्राउड को भगाना, क्राउड को आउट करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम करना। क्राउडिंग इन इफेक्ट इससे उल्टा हो जाएगा, क्राउडिंग इन इफेक्ट में होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने से जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, दिस इज क्राउडिंग इन, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चे के बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बढ़ी, दिस इज क्राउडिंग इन, यानी कि भीड़ में आए प्राइवेट इन्वेस्टर्स, क्राउडिंग आउट, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भीड़ से भागे। तो इसी तरह पंप प्राइमिंग होता है एक कंसेप्ट। पंप प्राइमिंग का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को एक बूस्ट देना, एक पंप देना, जब गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने खर्चे को बढ़ाती है जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, दैट इज पंप प्राइमिंग। असल में ये क्राउडिंग इन इफेक्ट इज लाइक द पंप प्राइमिंग। ठीक है, गवर्नमेंट अपने खर्चे को इसलिए बढ़ा रही है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़े, दिस इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग। ठीक है, जैसे आपका क्राउडिंग इन इफेक्ट काम करता है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही बस करते हैं हम। इसके अलावा आपका ISLM मॉडल रह गया है। जो आपका ISLM मॉडल है ना, वो हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को ISLM मॉडल से रिलेट करके समझाऊंगी। ठीक है, और उसमें हम आपका मुंडल फ्लेमिंग मॉडल भी कवर कर लेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।